नमस्कार, माझा डॉक्टर कार्यक्रमात मी डॉक्टर महेश चिटणीस सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय। आपल्याच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे तो आहे स्त्रीरोग वंध्यत्वापासून मुक्ती आणि विषयी चर्चा करण्यासाठी प्रख्यात स्त्रीरोग प्रसूती आणि वंध्यत्व तज्ज्ञ असणाऱ्या डॉक्टर मीनू अग्रवाल मॅडम आपल्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेत। तर आपली सर्व ओळख करून देतोय डॉक्टर मीनू अग्रवाल मॅडमची। नमस्कार मॅडम। नमस्कार। डॉक्टर मीनू अग्रवाल मॅडमनी AFMC मेडिकल कॉलेज या ठिकाणून स्त्रीरोग आणि प्रसूती म्हणजेच गायनेकॉलॉजी आणि ऑब्स्टेटिक ह्या विषयामधलं पदव्युत्तर प्रशिक्षण संपादन केलं। हे करत असताना त्यांना पुणे युनिव्हर्सिटी या ठिकाणून गोल्ड मेडल म्हणजेच सुवर्णपदक देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं। पण याच ठिकाणी त्या थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी जर्मनी या ठिकाणून विशेष करून मिनिमली इन्व्हेसिव्ह सर्जरी म्हणजेच एंडोस्कोपिक सर्जरीमधलं विशेष प्रशिक्षण संपादन केलं। ह्या पुढे जाऊन त्यांनी विशेष करून रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन म्हणजेच IVF सारख्या ह्या अतिशय नवीन उपचाराचे उपचार जे आज आलेले आहेत ह्या विषयाचं प्रशिक्षण संपादन केलं आणि अर्थातच ह्या सर्व प्रशिक्षणाचा फायदा भारतातील रुग्णांना व्हायसाठी त्या भारतात परतल्या आणि त्या विशेष करून सध्या पुणे या ठिकाणी नोबल हॉस्पिटल ठिकाणी कार्यरत आहेत। मॅडम, या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मला विचारायचं वाटतं की एकंदरीतच ही वंध्यत्व पीडित जोडपी जेव्हा आपल्याकडे येतात आणि ते अनेकविध प्रकारचे प्रॉब्लेम त्यांना असू शकतात, तर एकंदरीतच त्यांच्या उपचारांची दिशा कशी ठरते, कशा रीतीने आपण ट्रीटमेंट प्लान करता, काय सांगता येईल? हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के लिए तो ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को IVF की ज़रूरत रहती है। कभी कभी यंग पेशेंट हैं, सपोज उनको एंडोमेट्रियोसिस है या उनको PCO है या मेल फैक्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट कम नहीं है, तो उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। अगर उसको एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ सिस्ट है या फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर या कुछ यूट्रेन एनॉमली है, यानी यूट्रस के अंदर कुछ सेप्टम है या कुछ पॉलिप है, तो वो सब हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिलिटी एनहांसिंग एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो उसके बाद अगर कभी ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूबल ब्लॉकेज भी हम खोल सकते हैं सर्जरी की मदद से, और उसके बाद वो बहुत बार IUI से या नेचुरली स्पॉन्टेनियस भी कंसीव कर सकते हैं। हाउएवर अगर किसी पेशेंट को IVF की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको सब पहले ट्राई करना है, लास्ट ऑप्शन जो है वो हम IVF करेंगे। IVF इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, IVF राइट ऑप्शन एट द राइट टाइम। त्यापूर्वी माझ्या 14 वर्षाच्या मुलाचे आकस्मिक निधन झाले होते आणि मी खूप डिप्रेशनमध्ये गेले होते। माझे मुलं बंद होण्याचं ऑपरेशनही झालं होतं। त्यांनी मला IVF ट्रीटमेंट घेण्याचा सल्ला दिले, म्हणून मी IVF ट्रीटमेंट करून घेतले। आज मला एक मुलगी आहे, आज मी खूप खुश आहे। मॅडम, अर्थातच पुढील ट्रीटमेंटकडे वळत असताना लॅप्रोस्कोपीचा रोल हा खूप आहे, जसं तुम्ही आता म्हणालात की फर्टिलिटी एन्हान्समेंट ट्रीटमेंट ज्याला आपण म्हणूया, तर ह्या अंतर्गत कोणकोणत्या स्वरूपाचे उपचार येतात आणि दुर्बीण उपचाराने आपण कशा रीतीने वंध्यत्व पीडित जोडप्यांना अपत्यप्राप्तीचा आनंद देऊ शकतो, मूल होण्याचा, बाळ होण्याचा आनंद देऊ शकतो, काय सांगता येईल? लेप्रोस्कोपी से हम फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस डिजीज़ है उसको मैनेज कर सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉक है एक पर्टिकुलर टाइप रहता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्नल ब्लॉक, उसको मैनेज कर सकते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी से अगेन फाइब्रॉइड को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है या ट्यूबल ब्लॉक है, ये सब फर्टिलिटी को जो है ब्लॉक करता है, तो उसको अगर हम ट्रीट करते हैं लेप्रोस्कोपी से। और नोबल हॉस्पिटल में बहुत फैंटास्टिक एंडोस्कोपिक सेंटर है, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, म्हणजे एक रूफ के अंडर ऑल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तुम्ही लेप्रोस्कोपी पण आम्ही करू शकत, हिस्ट्रोस्कोपी पण करू शकत, IVF पण तिथेच करू शकत, आणि फ्रीजिंगची लॅब ते सगळे तिथे एक वन प्लेसमध्ये यू कैन गेट ऑल द ऑप्शंस। मेरी शादी को 25 साल हो चुके थे और मैं बच्चे की उम्मीद खो चुकी थी। हमें इंटरनेट के माध्यम से पता चला कि IVF ट्रीटमेंट है, तो फिर मैं बहुत ज़बरदस्ती आई। फिर यहाँ पे डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने हमें मतलब अच्छा से ट्रीट किया। फिर फर्स्ट टाइम हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ, चौथे टाइम में सक्सेस हो गया। हमें ट्रिपलेट बेबी का गुड न्यूज़ दिए मैडम, और वहाँ पे हमको बहुत खुशी हुई, और शुरू से लास्ट तक हमारी बहुत केयर की है। मॅडम, अर्थातच ह्या अनुषंगाने पुढे जाऊन आपल्याला जेव्हा ह्या वंध्यत्व पीडित जोडप्यांना इतर कोणतेही उपचार लागू पडत नाही, तर अर्थातच पुढचे जे उपचार आहेत रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिनचे ते आपण करता। सो त्यामध्ये कोणकोणते उपचार आहेत आणि त्याच्यामध्ये आता काय आधुनिकता आलेली आहे, काय सांगता येईल आम्हाला?
तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वाइफ का एग रिजर्व कितना है और हस्बैंड का स्पर्म काउंट कैसा है, और उसका यूट्रस के अंदर जैसे कुछ फाइब्रॉइड वगैरह वो तो कुछ नहीं है जिसका हमको पहले ऑपरेशन करना पड़े। तो वो सब देखने के बाद जो है फिर हम प्लानिंग करते हैं। एक बारी कपल जब है रेडी होते हैं कि हाँ ठीक है हम आईवीएफ के लिए जाएंगे, फिर हम उनके जो है पूरे प्रोसीजर्स हैं, ब्लड टेस्ट एक उनके रहते हैं, कंप्लीट इन्फेक्शन स्क्रीनिंग रहता है, वो सब करते हैं, और फिर उनका जो साइकिल जिसको हम बोलते हैं वो हम प्लान करते हैं। हर एक साइकिल में 1 एग जो है एक एग तैयार होता है, लेकिन आईवीएफ में हमको ज़्यादा चांसेस चाहिए तो हम मल्टीपल एग्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, और वो सिर्फ एक सिंपल शॉर्ट एनेस्थीसिया में नीडल पंक्चर से वो एग्स को हम एस्पिरेट कर लेते हैं, और फिर वो एग्स को बॉडी के बाहर हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं। एक कपल था तो वो जॉर्डन से आए थे, वो हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन वो बोले मुझे सेल्फ ही करना है, मुझे डोनर स्पर्म नहीं चाहिए, और उनके रिलीजन में भी वो डोनर स्पर्म नहीं अग्रीएबल था। और हमने फिर उनका टीसा किया, यानी कि डायरेक्ट टेस्टिस में से स्पर्म जो निकालते हैं वो वाला प्रोसीजर, और उसको हम एक माइक्रो टेसे बोलते हैं, जिसमें हम टेस्टिस को ओपन करके माइक्रोस्कोपिकली वो स्पर्म्स रिट्रीव करते हैं, और हमको सिंगल ही स्पर्म मिला, एक ही स्पर्म मिला, वो भी इमोटाइल स्पर्म था, लेकिन उसको हमने फिर लैब के अंदर उसको कल्चर किया, और फिर उस स्पर्म से जो उसकी वाइफ का एग को फर्टिलाइज़ किया, और हमको एक लाइव बर्थ जो है ऐसा मिला। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी अभी 2007 में जो हमारे पास आई है वो है विट्रिफिकेशन की। विट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम एग्स को या एम्ब्रियोस को फ्रीज कर सकते हैं, और जब उनको बच्चा चाहिए नेचुरली पहले ट्राई करते हैं, नहीं होता है तो एक बैकअप के लिए हमारे पास एग फ्रीजिंग की जो है ऑप्शन है। अभी विट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि अगर हमने 10 एग्स या 10 एम्ब्रियोस को फ्रीज़ किया है, तो जब हम उनको विट्रिफिकेशन करते हैं तो हमको नंबर ऑफ एग्स या नंबर ऑफ एम्ब्रियोस, कितनी आम्ही 10 एम्ब्रियोस फ्रीज केले, आम्हाला 9 किंवा 10 किंवा 8 एम्ब्रियोस ती आम्ही रिट्रीव करू शकत। पहले जो होता था वो स्लो फ्रीजिंग होता था, तो हमको कम क्वांटिटी में एम्ब्रियोस या एग्स मिलते थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि हमने फ्रीज़ किया है तो हमको उतने ही वापस मिलेंगे। तो वो विट्रिफिकेशन में वो ह्यूज पॉसिबिलिटी है। जो इक्सी है जिसमें हम एक स्पर्म से एक एग को फर्टिलाइज करते हैं, वो एक लीप है जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी मैनेजमेंट में, और सेकेंड लीप जो आफ्टर आईवीएफ इक्सी के बाद जो आया है वो विट्रिफिकेशन है। तो ये दोनों एकदम टेक्नोलॉजी ब्रेकर्स हैं, एकदम पाथ ब्रेकर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसको हम यूज़ करके और मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्टिमुलेट किया किसी लेडी को, मुझे 10 एग्स मिले या हमको 10 एम्ब्रियोस मिले हैं, तो वो 10 एम्ब्रियोस को मैं स्टैगर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। यानी एक एम्ब्रियो मैंने एक मंथ में ट्रांसफ़र किया, नहीं अगर प्रेगनेंसी मिला तो वापस हमको स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हम सेकेंड साइकिल में फ्रोज़न एम्ब्रियो को बाहर निकाल के जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले काफ़ी बार प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो फिर एक लेज़र असिस्टेड हैचिंग रहता है, जिसमें हम लेज़र से एम्ब्रियो को हैच करते हैं और फिर जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे सपोज़ के 40 ईयर ओल्ड लेडी है, उसको बेबी चाहिए, हमको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे में कुछ तकलीफ़ नहीं है, कुछ डाउन सिंड्रोम वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हम एम्ब्रियो की बायोप्सी कर सकते हैं। या अभी हमारे पास एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी है जिसे हम डीएनए चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद जो है वो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कपल था जिसका फर्स्ट बेबी को बहुत ही जिसको हम बोलते हैं एक मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर था, बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है वो, लेकिन वो बेबी को था। तो वो बेबी का जो हम टेस्ट करते हैं, पेरेंट्स का टेस्ट करते हैं, बच्चे का टेस्ट करते हैं, और फिर वही जीन हम एम्ब्रियो में टेस्ट करते हैं कि वो जीन तो प्रेजेंट नहीं है एम्ब्रियो में। अगर वो जीन एब्सेंट है और वो एम्ब्रियो हेल्दी है तो वो एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो जो कपल है जिसका फर्स्ट चाइल्ड अफेक्टेड है एंड सेकेंड चाइल्ड जब वो नॉर्मल उसको हुआ, और जो हैप्पीनेस उनकी फैमिली में और उनको जो थी, मतलब वो एक अनबिलीवेबल है, वो हमारे लिए भी अनबिलीवेबल है।
मॅडम, या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मला विचारायचं आहे की हजारो वंध्यत्वपीडित जोडप्यांना आपण अपत्यप्राप्तीचा बाळ होण्याचा आनंद दिलेला आहे. त्यातल्या काही युनिक केसेस आमच्या प्रेक्षकांना ऐकायला आवडतील. कशा रीतीने त्यांनी ह्या वंध्यत्वावरती मात केली, काय सांगता येईल? एक पेशेंट था, उसको 14 इयर्स का इनफर्टिलिटी था, फाइब्रॉइड यूट्रस था, और हमने सोचा था उसका हम आईवीएफ प्लानिंग किया. उसके हमने एम्ब्रियोज को फ्रीज़ किया, पहले फ्रीज़ करने के बाद उनका फाइब्रॉइड रिमूव किया, और उसके बाद हमने उनको बुलाया कि हम एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करेंगे. लेकिन देखो, ये नेचर है या सर्जरी का उसका इफ़ेक्ट है. वो हमारे पास प्रेगनेंसी से आई. जब आई तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो हम भी बहुत खुश हो गए कि उसको प्रेगनेंसी हो गया. तो ऐसे कभी कभी केसेस आते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि एक बहुत कपल्स अब्रॉड से बहुत कपल्स आते हैं, यमन से बहुत पेशेंट्स आते हैं, से एरिथ्रिया से. तो इनफैक्ट का जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी है वो मेरे ऑब्जर्वेशन या मेरी ट्रीटमेंट के अंडर ही हुआ था. उनकी कंट्री का फर्स्ट आईवीएफ बेबी था वो. तो काफ़ी केसेस हैं. कभी कभी एक लेडी थी 47 इयर्स ऑफ एज, और काफ़ी 17-18 साल की उनकी इनफर्टिलिटी थी. फिर हमने उनका जो ट्रीटमेंट किया आईवीएफ से, और फिर उनको 2 बेबी गर्ल्स हो गए. जैसे मैंने बताया, एक कपल और था जिनके पास 0 स्पर्म काउंट था. पहले बहुत बारी टीसा कर चुके थे, टेस्टिस में से स्पर्म्स नहीं मिल रहे थे. फिर वो आए, बोलते नहीं, आप एक बारी, आपके हाथ में कुछ तो है, आप एक बारी ट्राई करिए. तो हमने फिर उसका माइक्रो टेसे, जिसमें हम टेस्टिस ओपन करके हम मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं और उसमें से हम स्पर्म्स ढूंढते हैं. उसमें हमको 6 to 8 आवर्स लग सकते हैं. तो उसमें हमको एक ही स्पर्म मिला, और उनकी वाइफ भी तब तक काफ़ी, उनकी वाइफ की एज भी 35 इयर्स थी, और हमको उनमें भी एक ही एग मिला. लेकिन वो भी फर्टिलाइज हुआ वो एग, और वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, और उससे हमको लाइव बर्थ मिला. मॅडम, आमच्या प्रेक्षकांना आपल्याला जाता जाता काय सांगायला आवडेल? 2-3 गोष्टी आहेत. वन इज की IVF लास्ट ऑप्शन नहीं है ना. IVF राइट ऑप्शन एट द राइट टाइम. तो तुमको जल्दी आना चाहिए, डॉक्टर के पास जल्दी कंसल्ट करना चाहिए, और फिर उसको जो है फॉलो करना चाहिए. सेकेंड चीज़ है, जो यंग गर्ल्स हैं, मैं उनको बोलूँगी कि अगर आपको लेट मैरिज है या आपको लेट बेबी करना है, तो भी आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास मिलना चाहिए. आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, आपकी फर्टिलिटी कितनी है, वो चेक करना चाहिए. कभी कभी ये केसेस में हम एग्स को या एम्ब्रियोज को भी फ्रीज़ कर सकते हैं. तीसरी चीज़ है कि अगर आपको साइकिल्स में, मेंसेस में आपको बहुत पेन रहता है, या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और आपको फर्टिलिटी नहीं, बेबी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है आपको फाइब्रॉइड हो, या यूट्रस के अंदर कुछ पॉलिप हो. तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और कंसल्ट करने के बाद आपको जो है, जैसे आपको एडवाइस किया वैसा करना चाहिए. एक मोलाचा सल्ला दिला आपल्याला तर डॉक्टर मीनू अग्रवाल मॅडमनी, ज्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गायनेकोलॉजिस्ट आणि इन्फर्टिलिटी स्पेशालिस्ट आहेत, आणि त्यांनी सांगितलं तसं आपण लवकर वेळेत उपचार घेतले तर आपल्याला बाळ होण्याचा, अपत्यप्राप्तीचा, मूल होण्याचा आनंद मिळू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की कोणत्याही प्रकारची वंध्यत्वाची समस्या असो, आज त्याचं निराकरण अत्याधुनिक उपचारांनी करता येणं शक्य आहे. आणि हे सर्व अत्याधुनिक उपचार, ज्याच्यामध्ये IVFचे उपचार आहेतच, पण दुर्बीण उपचारसुद्धा आहेत, हे आपल्याला आता उपलब्ध आहेत नोबल हॉस्पिटल पुणे या ठिकाणी. डॉक्टर मीनू अग्रवाल मॅडम, आपण आजच्या कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि एक अमूल्य मार्गदर्शन सूचना केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू.